हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए मित्रों, आज हम आपको अपनी पीएचडी की जर्नी के बारे में बताते हैं कि कैसे क्या रहा। और ये 2023-24 के इसी एडमिशन सेशन के बारे में बताएंगे हम आपको, क्योंकि हमारा पीएचडी चल रहा है। उसके बारे में बताएंगे कि हमें कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे अच्छा लगा और क्या बुरा भी लगा। ओके, क्योंकि जब हम लोग पीजी कर लेते हैं ना, तो पीजी के बाद मन होता है कि पीएचडी करें। चलो, तो हमारा ही मन हुआ पीएचडी करते हैं। लेकिन पीएचडी में जब आप आते हो ना, तो आपको क्या क्या समस्याएं भी सामने आती हैं, कैसे कैसे एडमिशन होता है, कितना फीस भरनी होती है, फॉर्म फिलिंग डेट क्या आती है और काउंसलिंग कैसे होती है, सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में बताने की, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनना। लंबी भी हो जाए तो भी आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए, जो बच्चे पीजी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने पीएचडी की जर्नी। क्या हुआ, कैसे हुआ और अभी क्या चल रहा है। हम उस दिन से लेके आज तक की बात हम आपको सारी बात बताएंगे। आज कितनी तारीख है? आज जो आपकी डेट है ना, लो डेट भी हम तो भूल गए। आज आपकी 27 जनवरी। 27 जनवरी तक की बात हम आपको पूरी बताएंगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा कि क्या हुआ इस पूरी घड़ी में, इस पूरी यात्रा में। चलिए चलते हैं। जब हमने एमएड किया, चूँकि हमारा सेशन था 21-23 का, 21-23 सेशन था एमएड वाला। हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो हमने एमएड किया, तो हमारा रिजल्ट नहीं आया था तभी। एग्ज़ाम तो हो ही गए मई में, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो सर ने हमसे कहा, हमारी आरबीएस कॉलेज है हमारा, तो वहीं पर हमारे टीचर हैं, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा अब पीएचडी के फॉर्म निकलेंगे, भर देना। हमने कहा ठीक है सर, हम भर देंगे। तो ये हुआ कि रिजल्ट तो हमारा आया नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहला नोटिस था पीएचडी के एडमिशन के रिगार्डिंग। ये पहला नोटिस है। वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सहेज कर हमने रखी हैं, ताकि आपको आगे कोई किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े और आप यहीं ध्यान से सुन ले जाएं, स्टेप बाय स्टेप आप भी अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पाएँ। तो पहला ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिस था कि पीएचडी के लिए एडमिशन होने थे, और देखो कैसे कैसे होने थे, इसमें सारा एक ओवरलुक सब दे दिया इसमें कि क्या क्या होना था। ठीक है, ये देखिए, इसमें लिखा था कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है ना, वो 28 जुलाई को होना है। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म की डेट थी 10 जून से 30 जून तक। ये देखो, फॉर्म की डेट थी 10 जून से 30 जून तक, यानी कि 10 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट होना था और 30 जून लास्ट था। हालांकि ये डेट बढ़ गई थी, है ना, जुलाई में हो गई थी ये डेट बढ़ गई थी। और जैसे ये थी कि 10 जून से 30 जून तक आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद 4 जुलाई को आपको अपने जो हार्ड कॉपी है वो यहाँ पर सबमिट करना। हार्ड कॉपी में क्या था कि आप जिस भी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हो, जैसे हम एजुकेशन से करना चाह रहे थे पीएचडी, तो हमने इसमें हार्ड कॉपी में क्या क्या जमा किया था कि अपनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की एमएड की मार्कशीट की फ़ोटो स्टेट वहाँ जमा करी थी, जो रिजल्ट आता है ना उसकी फ़ोटो स्टेट जमा की थी। इसके साथ साथ हमने अपने बीएड की भी यहाँ पर जमा की थी, और उसके साथ साथ चूँकि हमने एमएससी भी किया है, एमए भी किया है, तो हमने एमएससी की और जमा कर दी थी इसमें। ठीक है, एमएससी की, यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो आप यहाँ जमा कर देना। जो भी डॉक्यूमेंट हो आप हार्ड कॉपी के रूप में यहाँ पर जमा कर देना। तो यहाँ पर सबमिट हो गई हमारी। अब सबमिट होने के बाद चूँकि डेट ये बढ़ गई थी ना, तो ये हुआ था कि डेट बढ़ने के बाद ये जो एग्ज़ाम है 28 जुलाई का, ये आगे बढ़ गया था। तो यहाँ पहले आप इस ये जो फॉर्म है इसको एक बार देख लो। ये जो नोटिस है कि जब आपने फॉर्म भरा था इस एग्ज़ाम के लिए, जैसे सपोज करो हमने 30 जून को फॉर्म भर दिया, है ना, 30 जून को फॉर्म भर दिया एडमिशन के लिए, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए था। सबसे पहले हमारे पास चाहिए होने थे 2500 रुपये, क्योंकि जनरल कैटेगरी से तो 2500 रुपये, और जो जो विद्यार्थी SC ST या दिव्यांग से उनको भैया 1250 रुपये इसमें भरने थे। तो हमारे भी 2500 रुपये लगे और 50 रुपये यूपीआई ने काट लिए। इस तरह 2550 रुपये हमारे फॉर्म भरने के लग गए। अब इसमें फॉर्म भरने का ये था कि सबसे पहली बात तो ये कि अब वही विद्यार्थी फॉर्म भरेगा जिसके पास 55% में पीजी हो, जिसके पास 55% में पीजी हो। लेकिन हमारा क्या था कि एमएससी एमए तो हमने कर रखा था, पर एमएड के थ्रू हम भरना चाहते थे पीएचडी का फॉर्म। तो रिजल्ट तो फोर्थ सेमेस्टर का आया नहीं था, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर तक के रिजल्ट थे वो सब 80+ और इस तरह से प्लस ही प्लस थे, मतलब ऐसा था। हाँ, एक आध में कम भी था, ये भी था। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही है 70-80 के बीच में थे। तो हमने सोचा कि चलो थर्ड सेमेस्टर तक की जमा कर देते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में भी भैया कुछ भी होगा तो 55% से तो ऊपर ही नंबर आएंगे, इसलिए हमने वो फॉर्म भर दिया था। ठीक है, तो आपके 55% मार्क्स होने ही चाहिए पीजी में।
या यदि आप SC/ST दिव्यांग हैं तो आपके यहाँ पर 50% भी चल जाता है, ठीक है। तो इतने मार्क्स होने चाहिए। तो ये सब था इसमें। अब इस तरह हमने फॉर्म भर दिए, फीस वीस भी कट गई, और इसके बाद क्या हुआ, हमने हार्ड कॉपी अपनी वहाँ जमा करवा दी। और इसमें इसी पूरे फॉर्म में ये सारी चीज़ दे रखी है कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा, आगे हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। ये वैसे दे रखा है कि 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। और 2 घंटे के एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में जो 30 क्वेश्चन आते हैं रिसर्च के, और जो बाकी के 70 क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये होता है। अच्छा, इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ था, सारी चीज़ हम आपको बताते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर था ये हमारा, ऑब्जेक्टिव पेपर था, है ना। तो ये सब बात यहाँ पर हुई। अब हमने फॉर्म भर दिया, एडमिशन जो फॉर्म था ये भर दिया, इसमें 2550 रुपये हमारे कट गए। और फॉर्म भरने के बाद हमने अपनी ये जो एग्ज़ाम्स की जितने भी एग्ज़ाम हुए थे हमारे सबकी जो हार्ड कॉपी थी वो हमने सबमिट करा दी रिसर्च डिपार्टमेंट में, पालीवाल पार्क रिसर्च डिपार्टमेंट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ हमने सबमिट करा दी। जब ये सारा काम हो गया तो अब उसके बाद क्या हो, अब आया एग्ज़ाम का नंबर। अब एग्ज़ाम में ही भैया सब कुछ देखना था, है ना। एग्ज़ाम का नंबर आया। तो ये जो एग्ज़ाम 28 जुलाई को है ना, 28 जुलाई को नहीं हुआ, ये हुआ 18 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम था, क्योंकि डेट बढ़ गई थी ना फॉर्म भरने की और सबमिट करने की। तो यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ गई, 18 अगस्त हो गई। और 18 अगस्त को जब ये एग्ज़ाम की डेट आई तो फिर हमारा एडमिट कार्ड आया। अरे बड़ी खुशी हो रही थी भाई कि अब हम PhD के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बड़ा खुशी हो रही थी अंदर से। तो आपको दिखाऊं कि कैसा आया था एडमिट कार्ड। हाँ देखिए, जो फॉर्म भरा गया था ना उसका ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, इस तरह का फॉर्म भरा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है ना, और ये सब होता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आ जाएगी यहाँ पर, जो भी है आपने क्या क्या क्वालिफाइड किया है। यदि आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप यहाँ हाँ कर देंगे, ये सारी चीज़ इसमें होती है, आप अपने आप भर भी सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ। फिर आपका नेम ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ पे आपने जो जो एग्ज़ाम पास किए हैं वो यहाँ आपको भरना पड़ेगा। जैसे हमने भरा था B.Ed M.Ed, और फिर यहाँ था अदर एग्ज़ाम के लिए, तो वो लिख दिया था। यहाँ पर पैसे कट गए थे 2500 रुपये, ठीक है। तो ये फॉर्म भरा गया था। और फिर इसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम था उसकी डेट आ गई थी 18 अगस्त, फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ। देखिए इस तरह का आया एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में क्या था, यहाँ पर रोल नंबर था, नेम था, पिताजी का नाम, है ना, ये सारी चीज़ थी। और हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था जो 18 अगस्त, ये लिखा ना 18 अगस्त, तो ये एग्ज़ाम हुआ था, ये सेंट जॉन्स कॉलेज में हुआ, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में हुआ। और इसकी जो टाइमिंग रही थी वो 11 बजे से 1 बजे तक रही थी। तो भैया इस तारीख को हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी थे पहले से ही, बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे, बहुत ऐसे आए थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, बहुत सारे टीचर्स आए हुए थे वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों का वहाँ पर एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। अब एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग वेट करते रहे रिज़ल्ट आने का। रिज़ल्ट आने का हम लोगों ने वेट किया। अब 1-2 महीने में हम लोगों का रिज़ल्ट आया इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का। 1 से 2 महीना लग गया रिज़ल्ट आने में, तो फिर रिज़ल्ट आया। और जैसे ही रिज़ल्ट आया तो सबके अपने अपने नंबर थे, जैसे भी जो भी था, किसी का 68, किसी का 69, किसी का 70 प्लस, किसी का 45, है ना। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनके सबके नंबर आए। और जैसे ही नंबर आए तो फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिज़ल्ट आने के 2-3 दिन बाद ही ऐसा हुआ कि उन्होंने काउंसलिंग लेटर जारी कर दिया, काउंसलिंग के बारे में बता दिया। तो पहले हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आया, मतलब कट ऑफ क्या गई थी, क्योंकि हम लोग ये PhD की पूरी जर्नी देख रहे हैं तो आपको भी एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि हाँ क्या क्या होता है। तो इस एग्ज़ाम को 18 अगस्त के एग्ज़ाम को देने के बाद रिज़ल्ट आया, उसकी कट ऑफ क्या रही थी एक बार देखना आप। ये देखिए, ये थी PhD एडमिशन 2023-24 की कट ऑफ, ये थी। अब इसमें क्या था, चूँकि हम एजुकेशन से, तो हम एजुकेशन वाला आपको ज़्यादा बता रहे हैं। ये एजुकेशन सब्जेक्ट है ये। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल वाले हैं, उनकी गई थी 68, और जो OBC है उनकी 61 गई थी, और जो SC है उनकी 55 गई थी, है ना। इस तरह से उन्होंने बताया था। ST के लिए यहाँ भी कुछ नहीं बताया गया था। तो 68, 61 और 55 ये गई थी कट ऑफ लिस्ट एजुकेशन। बाकी सब अपने अपने देख लेना, आपकी जो भी कैटेगरी उसके हिसाब से ये था, ठीक है। और यहाँ पर जब ये हुआ, कट ऑफ गई, तो अब क्या करना था, अब यह करना था भैया कि यहाँ पर तो ये कट ऑफ गई। देखो इस कट ऑफ से पहले एक बात और हुई थी कि जैसे ही हमारा रिज़ल्ट आया था ना, जैसे ही रिज़ल्ट आया था तो रिज़ल्ट में सबके अपने अपने हिसाब से नंबर थे।
तो रिज़ल्ट आने के बाद ही इन्होंने टीचर्स ने मतलब यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग के बारे में बताया कि काउंसलिंग कैसे होगी। क्योंकि काउंसलिंग के लिए क्या था कि जिस विद्यार्थी के 60 से नंबर कम हैं, जिनके नंबर 60 से कम हैं, उनको 20 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना था, और जिनके 60 से ज़्यादा थे उनको 21 तारीख को जाना था। तो देखो वो किस तरह से इन्होंने लेटर दिखाया था, आपको दिखाते हैं हम। देखिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये वाला लेटर अपलोड हुआ था, ये नोटिस अपलोड हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन लिए हैं और जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं, वो सभी विद्यार्थी जो यहाँ पास हो चुके हैं, वो यहाँ पर एग्ज़ाम, वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो देखो क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन कौन थे यहाँ, पहले ये देखो, ये था कि जिनका 50% से ज़्यादा मार्क्स आया है जनरल और ओबीसी में, वो जाएंगे काउंसलिंग के लिए। और दूसरा, जिनका 45% और उससे थोड़ा ज़्यादा आया, वो SC ST वाले दिव्यांग विद्यार्थी जो हैं वो भी जाएंगे काउंसलिंग के लिए। मतलब कट ऑफ ये था यहाँ काउंसलिंग के लिए कि 50% कम से कम होना चाहिए जनरल ओबीसी का, और 45% कम से कम इतना होना ही चाहिए SC ST और दिव्यांग का। तो ये था। तो जो भी बच्चे इसमें आ रहे थे वो सब यहाँ पर काउंसलिंग के लिए गए। ये पालीवाल पार्क में हुई थी, सोशल साइंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। और यहाँ पर जो जिन्होंने कोई फेलोशिप ले रखी है ना, जो नेट JRF कुछ भी है, उन सबको यहाँ जाना था, वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे। तो देखो यहाँ ये दे रखा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग में कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखना, काउंसलिंग में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। केवल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने पड़ते हैं, केवल आपको डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने पड़ते हैं। तो ये देखो 20 और 21 तारीख को सितंबर में, 18 अगस्त को तो एग्ज़ाम हुआ है ना, रिजल्ट आया फिर, और 20-21 तारीख को हम लोगों की काउंसलिंग होनी थी। ओके, तो काउंसलिंग के लिए ये लेटर पूरा निकाल दिया। अब इस लेटर को ही थोड़ी ले जाना था, इस लेटर के साथ बहुत सारी चीज़ें ले जानी थी कि काउंसलिंग का फॉर्म भी तो भरा जाएगा ना, और उसके संग हमें क्या क्या ले जाना था काउंसलिंग में, तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। हाँ, ये देखो, जैसे काउंसलिंग का वो नोटिस निकला था ना, उसके बाद फिर उन्होंने ये निकाला कि भैया जिनके नंबर 60 से कम है वो जाएंगे 20 तारीख को काउंसलिंग के लिए। और यहाँ सब डिपार्टमेंट दे रखे थे, किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, सब दे रखे थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सब दे रखे थे। तो 20 तारीख को किसको जाना था, जिसके 60 से कम नंबर थे, और जिनके 60 से ज़्यादा नंबर थे उनको 21 तारीख को वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना था। अब काउंसलिंग में जाने से पहले हम लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, उस चीज़ को देखिए। क्योंकि जब हम लोग गए थे ना, तो उससे पहले हमसे क्या क्या मांगा था। काउंसलिंग की डेट तो दे दी कि तुमको 21 तारीख को और 20 तारीख को आना है, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो अपने डॉक्यूमेंट तो ले जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपके पास होना था उस टाइम, क्योंकि जब तक वो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको वो लोग एडमिशन में आपका लेंगे ही नहीं वहाँ, ठीक है। तो क्या क्या था, काउंसलिंग लेटर में सारी चीज़ दिखा दी थी कि क्या 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 चाहिए आपको। तो देखो, दिखाते हैं हम आपको। देखो, ये है काउंसलिंग लेटर का, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये था, इस तरह का फॉर्म आया था। इसमें क्या था, आपको काउंसलिंग सेंटर नेम भरना था, क्योंकि अब आपके जो जनरल वाले थे उनकी 55% से ऊपर मार्क्स हैं आपके पास, है ना। दिव्यांग के पास 45% से मार्क्स ऊपर आ चुके हैं। तो अब आपको क्या था, काउंसलिंग के लिए जाना ही जाना है। उसके लिए आपको एक ये फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म में क्या करना था, काउंसलिंग सेंटर का नाम भरना था। जैसे हमारा पालीवाल पार्क में हुआ था सोशल साइंस डिपार्टमेंट में, तो उसका नाम भरा। सब्जेक्ट आपका क्या था, जैसे हमारा एजुकेशन था, हमने एजुकेशन भर दिया। अपना रोल नंबर डाल दिया, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ ना उसका रोल नंबर डाल दिया। फैकल्टी क्या, एजुकेशन, वो डाल दिया हमने। अब आपका जो नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मेल फीमेल, अपनी फ़ोटो यहाँ पर, है ना। SC ST OBC जिससे भी वो डालना है, AWS से तो वो हाँ ना करना है। फिजिकली डिसेबल्ड हो तो वो आपको येस नो करना है। ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना था यहाँ पूरा। ये सब करने के बाद आपको क्या करना था इसी फॉर्म में, कि अब आपको यहाँ पर अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी अदर जो भी आपके पास डिग्री है उसकी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी उन्हें देनी थी। तो क्या क्या करना था, देखो, हाई स्कूल इंटर तो सब बच्चे भर देते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आती है ना, तो ये ध्यान रखना, जैसे आपने BSc MSc कुछ भी कर रखा हो, तो जैसे हमने MSc पहले किया और M.Ed बाद में किया है, तो हम चाहते तो यहाँ MSc भर देते, लेकिन MSc हम भर देते तो हमको MSc के अकॉर्डिंग ही PhD में एंट्री मारनी पड़ती है, एंड हमको यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ता। लेकिन हम M.Ed के अकॉर्डिंग करना चाहते थे PhD, है ना, M.Ed एजुकेशन सब्जेक्ट से करना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ हाई स्कूल, इंटर, और फिर यहाँ ग्रेजुएशन में B.Ed लिखा हमने, यहाँ B.Ed, और पोस्ट ग्रेजुएशन में M.Ed लिखा, ठीक है, M.Ed लिखा, और M.Ed का रिजल्ट अवेटेड कर दिया था।
तो यहाँ लिख दिया, और एनी अदर में हमने यहाँ MSc डाल दिया था। मतलब एनी अदर में आप वो सब्जेक्ट अपना डाल सकते हो, वो स्ट्रीम डाल सकते हो जो आपकी PhD में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो उसके अलावा जो है, ठीक है। जैसे हम M.Ed के द्वारा हम PhD करना चाह रहे थे और MSc हमारी एनी अदर में आ गई तो हमने ये डाल दिया, ठीक है। जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाले थे, जैसे जिन्होंने नेट JRF या गेट वगैरह कुछ भी कर रखा है, उन्हें यहाँ डालना था, ठीक है। तो ये सब हो गया। इसे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसी के द्वारा पता पड़ता है कि आपको वहाँ क्या क्या ले जाना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं, और ये फॉर्म भी संग ले जाना पड़ता है, और कितनी कॉपी ले जानी पड़ती है हम आपको बताएंगे। तो देखो, अब इसमें लिखा है वांट टू ज्वाइन PhD इन। अब आप रेगुलर मोड में करना चाहते हो या पार्ट टाइम मोड में करना चाहते हो। आपने क्या, रेगुलर मोड। तो रेगुलर मोड और पार्ट टाइम मोड में ये अंतर है। रेगुलर मोड में जो आपकी PhD डिग्री होती है वो 3 से 5 साल के भीतर हो जाती है, ठीक है। 3 से 5 साल के भीतर हो जाती है। और जो पार्ट टाइम मोड के लिए जो लोग जैसे कि किसी जॉब में है या कहीं भी हैं, वो पार्ट टाइम जॉब में करते हैं ना, पार्ट टाइम मोड में करते हैं PhD, तो उनकी PhD में 8 साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? 8 साल। इसलिए पार्ट टाइम जॉब जो अपना पहले से जॉब में है, भैया हम PhD भी करना चाह रहे हैं, हम जॉब में भी हैं, तो हम पार्ट टाइम के लिए हम इसको क्लिक करते हैं। यदि आप रेगुलर मोड पर करना चाहते हैं तो आप रेगुलर करेंगे, फिर आपको जॉब वगैरह सब थोड़ा अलग साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है। अब ये सब भर दिया, जैसे हम रेगुलर मोड पर करना चाहते हैं, हमने रेगुलर को क्लिक कर दिया। अब ये सब हुआ। उसके बाद क्या था, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ वहाँ पर ले जानी थी। आपने कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा है तो सिग्नेचर आपने यहाँ कर दिए। आपको ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए थी। आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, यहाँ क्लिक करेंगे। देख लेना ये ध्यान से, ये सब होना चाहिए आपके पास, तब आपको वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट देखते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे काउंसलिंग होती है वो भी हम आपको बताएंगे। और आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, आप क्लिक कर दोगे। आपके पास ग्रेजुएशन के क्लिक कर दोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिक कर दोगे, और नहीं है तो इसे छोड़ दोगे। जो चीज़ है उसको क्लिक करोगे, जो नहीं है उसे छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे। खाली क्रॉस नहीं करना है, खाली छोड़ देना, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऐसे क्लिक कर दोगे। आपके पास MPhil वगैरह की मार्कशीट है, हाँ करोगे, नहीं तो नहीं कर दो। नहीं तो ये क्रॉस नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। यदि आप SC ST में OBC में कहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। फेलोशिप आपके पास कोई है, JRF वगैरह कर रखा है, गेट कर रखा है, तो उसमें मतलब जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप यस करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। खाली दिव्यांग है तो यहाँ यस करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। अब ये समझो, अपॉइंटमेंट लेटर, फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ जो आपके पास हो वो आप यहाँ जमा करना, नहीं हो तो नहीं करना, ठीक है। हाँ, आधार कार्ड जरूरी है यहाँ पर, तो इसको आप क्लिक करोगे, आधार कार्ड की कॉपी जमा करो। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है ना 18 अगस्त को, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर लेकर आना है। उसके साथ साथ देखो, आपने जब एडमिशन लिया था, वो आपने जब फॉर्म भरा था ना, एग्जाम फॉर्म, जो एंट्रेंस एग्जाम था उसका फॉर्म भरा था, आपके कितने रुपए कटे थे? 2500 रुपये, है ना। 2500 रुपये कटे थे। उसके साथ 50 रुपये UPI पेमेंट ने ले लिए, तो 2550 कटे थे। अब उसके अलावा जो आपको सेकंड बार फीस भरनी है वो बैंक का डिमांड ड्राफ्ट होता है। इसमें आपको 500 रुपये, एक 500 रुपये का DD बनाकर आपको ले जाना है, और ले जाकर वहाँ पर सबमिट करना है। और वो किसके नाम से होता है हम आपको बताते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बनाने में कोई टेंशन नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर ये जो 16वें नंबर पे लिखा है, ये बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर ले जाना पड़ता है। ये 500 रुपये में बनता है। आप किसी बैंक में जाएंगे जिसमें भी आपका खाता है, वहाँ से आप अपना बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे, तो 2500 रुपये में और 500, ये 3000 यहाँ तक खर्च हो जाते हैं आपके। डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम बनेगा वो ये हैं। तो यहाँ पर बैंक का नाम होगा, बैंक का नाम, ड्राफ्ट नंबर होगा यहाँ पर, और ड्राफ्ट अमाउंट होगा, यहाँ ड्राफ्ट डेट होगी, वो सब उस पर लिखा रहता है डिमांड ड्राफ्ट पर, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कोऑर्डिनेटर, ये सब आपको ले जाना है। सिग्नेचर यहाँ आप नहीं करना, यहाँ वही लोग करेंगे, ऑफिस वाले, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट बनता है इनके नाम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम से, फाइनेंस ऑफिसर के नाम से। तो इस तरह आपने ये काउंसलिंग फॉर्म लिया। काउंसलिंग फॉर्म के साथ साथ आपके पास ये जितने डॉक्यूमेंट है आपने ये लिए, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने साथ लेकर इसकी आपको कम से कम 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पूरी बड़ी मोटी सी कॉपी बन जाती है, ठीक है, 2 कॉपी होनी चाहिए। लेकिन हम आपको एक एडवाइस देंगे कि आप 2 नहीं, इसकी 3-4 कॉपी अपने पास रखना। फोटो स्टेट करवा लेना ज़्यादा सी, और नहीं हो रही तो हमें बता देना, हम करवा देंगे, ठीक है। तो 3-4 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बार बार काम आते हैं। तो 2 कॉपी तो वहीं जमा हो जाती हैं, 2 कॉपी तो वहीं जहाँ काउंसलिंग के लिए हम लोग जाते हैं ना, वहीं जमा हो जाती हैं। और लेकिन फिर भी आप 3-4 कॉपी अपने पास रखना, 2 कॉपी के अलावा 3-4 कॉपी रखना, ओके। तो ये हो गया काउंसलिंग लेटर, और ये सारी तैयारी किसके लिए? काउंसलिंग में जाने के लिए। अब चलते हैं काउंसलिंग की ओर, की काउंसलिंग में क्या क्या हुआ। ये सारी चीज़ें लेकर हम लोग पहुँच गए काउंसलिंग के लिए। अब हमारा 21 तारीख को था, 21 सितंबर को काउंसलिंग, तो हम पहुँच गए वहाँ पर। जैसे पहुँचे ये सारी चीज़ ले गए। अब वहाँ पे क्या हुआ
कि अलग अलग ऑफिस में सोशल साइंस डिपार्टमेंट में मैम और सर बैठे हुए थे अलग अलग। तो काउंसलिंग में कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, आप सब विद्यार्थी वहाँ उस हॉल में बैठ जाते हो। वहाँ पर टीचर और कुछ आवाज़ देने वाले आते हैं, भैया जिसका सब्जेक्ट ये है वो यहाँ आ जाओ, इस ऑफिस के सामने खड़े हो जाओ, एजुकेशन सब्जेक्ट वाले इधर आ जाओ, या नाम लेकर बोलेंगे कि आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इस तरह से तो ऑफिस के सामने खड़े हो जाते हैं। अब मैम या सर जो भी आपका काउंसलिंग ले रहे हैं वो आपको अपने कैबिन में बुलाते हैं, आप वहाँ जाते हो और देखते हो तो वहाँ 3-4 टीचर बैठे होते हैं, 2 से 3 टीचर बैठे होते हैं वहाँ पर, 4-4 भी होते हैं। तो जैसे हम वहाँ पर गए ऑफिस में, वहाँ पर मैम ने ये फॉर्म देखा काउंसलिंग वाला, सबसे पहले यही फॉर्म सबसे ऊपर यही लगा होता है ना, ये काउंसलिंग फॉर्म देखा। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाओ, हमने दिखा दी, फोटो स्टेट भी दिखा दी और ओरिजिनल भी दिखा दी, दोनों लेके जाने पड़ते हैं, ये ओरिजिनल भी होना चाहिए और फोटो स्टेट भी इनकी होनी चाहिए आपके पास, 2-2 कॉपी, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाओ, हमने दिखाई, उन्होंने कहा इंटर की दिखाओ, हमने दिखा दी, ग्रेजुएशन की दिखाओ, हमने दिखा दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की दिखाओ, हमने कहा मैम अभी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं, 3rd सेमेस्टर का तक ये है, तो मैम ने कहा ठीक है, बाकी जो भी चीज़ मांगे हम दिखाते चले गए, है ना। ये सारी चीज़ वहाँ पर हो गई, तो काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं पूछता, केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद क्या था, लेकिन खाना पीना खाकर जाना क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है उसमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और वो लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं टीचर्स, बहुत प्यार से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि बता दिया जाएगा, यदि आपका नंबर आएगा तो बता दिया जाएगा। तो हम लोग अपना काउंसलिंग करा के फिर हम लोग घर आ गए अपने। अब ये सब जब हो गया तो अब इंतज़ार रहा कि अब किस किस का नंबर आएगा। यही बड़ी भयंकर घड़ी थी कि भैया हम काउंसलिंग भी कराए, फीस भी इतनी सारी भर गई है, हमारा आ तो जाएगा ना, बस ये लगा आ तो जाएगा ना, तो बस यही था। उसके बाद क्या हुआ, काउंसलिंग वगैरह होगी, फिर कुछ दिन के बाद अब मुख्य रिजल्ट आया, कट ऑफ आई अब, हाँ। अभी तक तो इन्होंने ये कहा था कि 55% से जिसका ऊपर हो जनरल और ओबीसी का वो आ जाए और 45% से ऊपर वो आ जाए, ये था ना। तो लेकिन अब क्या था, अब काउंसलिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब हमको इंतज़ार था कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो अब देखो कट ऑफ कैसी गई काउंसलिंग के बाद। देखिए काउंसलिंग का पूरा प्रोग्राम हो गया, अब उसके कुछ दिन बाद ही कट ऑफ निकल के आई, काउंसलिंग के बाद की क्रिया है ये। तो इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से सबकी कट ऑफ थी, है ना। जैसे कि हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में जनरल वालों के लिए 68 नंबर थे, ओबीसी में 61 थे और एससी में थे 55 नंबर थे। इतना इतना आपके पास यदि है नंबर, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें आपका इतना नंबर है, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल थे। अब देखो भैया 3000 रुपये पहले ही दे चुके थे, है ना, 3000 रुपये पहले ही दे चुके थे, तो ये था यार कैसे भी करके एडमिशन हो जाए तो अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है, यही था मन में बस। तो इसके लिए क्या हुआ कि ये कट ऑफ निकल के आया और उन्होंने लिस्ट निकाली, 1st, 2nd और 3rd। देखो आपको लिस्ट दिखाते हैं कैसे आती है लिस्ट, जो कट ऑफ बताया ना उसी के हिसाब से ये लिस्ट निकल के आई थी। और जिन बच्चों का यहाँ पर जो बच्चे पास हो गए थे, फीस भरने के लिए एलिजिबल थे, एडमिशन के लिए जो एलिजिबल थे, उनके इस तरह से रोल नंबर लिख के आए, नाम किसी का नहीं आया, केवल रोल नंबर लिख के आया। यानी कि आप जनरल में 68 नंबर प्राप्त किए हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए, 61 है ओबीसी में तो आप एलिजिबल हो गए, और आपकी 55 है एससी में तो आप एलिजिबल हो गए, ये हुआ। तो इस तरह से ये लिस्ट निकल कर आई, हर सब्जेक्ट की हर एक बच्चे के रोल नंबर थे जिनका एडमिशन यहाँ हो रहा था, ठीक है, सबके रोल नंबर थे यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट लिस्ट थी। अब फिर कुछ दिन बाद ही सेकंड लिस्ट निकल के आई। सेकंड लिस्ट में ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों को उन्होंने सब, जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले थे, ईडब्ल्यूएस वाले जितने विद्यार्थी थे, तो यूनिवर्सिटी ने सब ईडब्ल्यूएस वालों को एडमिशन यहाँ पर दिया। और फिर आई थर्ड लिस्ट निकलकर कुछ दिन बाद। तो थर्ड लिस्ट में जो विद्यार्थी होनहार थे या जिनका एक आध नंबर से रह गया था, तो उसमें जनरल की जो 68 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गई थी ना, यहाँ पर जो 68 नंबर की गई थी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में कट ऑफ गई थी, उस थर्ड वाली लिस्ट में जनरल की 67 कर दी, हाँ 67 कर दी उन्होंने, ठीक है। तो जो बच्चे कुछ रह गए थे उनका भी यहाँ एडमिशन हो गया। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन केवल एक नंबर घटने से कुछ विद्यार्थियों का भी हो गया। तो इस तरह 3 लिस्ट निकली, और जैसे ही 3 लिस्ट निकली तो फिर ये हुआ, अब फीस भरनी थी। अब क्या करना था, फीस भरनी थी। इन्होंने डेट दे दी कि 14 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, ये देखो इन्होंने डेट दे दी, 14 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आपको फीस भरनी है। और फीस थोड़ी बहुत नहीं थी, फीस 25,000 रुपये थी। कितनी थी, 25,000 रुपये, 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। और लिस्ट निकल चुकी थी 3,
तो अक्टूबर के नवंबर तक लिस्ट पहुंच गई थी। तो इन्होंने ये फीस भरने की डेट भी कुछ दिन बढ़ा दी थी। जिस दिन थर्ड लिस्ट निकली थी उसी दिन डेट बढ़ गई थी फीस भरने की। और आपको रिजल्ट निकलने के बाद ये रोल नंबर आपके यहाँ शो करने के बाद कम से कम 5-6 दिन मिलते हैं फीस भरने के लिए, ठीक है। तो थर्ड लिस्ट जैसे ही निकली तो 5-6 दिन मिले फीस भरने के लिए, 5 से 6 दिन। उसमें विद्यार्थियों ने फीस भरी। तो आपको दिखाऊं, देखो फीस कितनी भरी जाती है, क्या होता है। देखो जो फीस हमने भरी थी वो वाला फॉर्म तो हमको नहीं मिल रहा है कि जिस तरह भरी गई थी, है ना। बस इतना था कि ये आप देख लीजिए कि यहाँ 25,000 रुपये भरे गए थे हमारे, है ना। फीस के 25,000 रुपये भरे गए थे। और जो SC ST दिव्यांग वाले विद्यार्थी उनके 12,500 भरे गए थे, ठीक है। मतलब इन लोगों से एकदम जस्ट ज़्यादा होती है जनरल वालों की और OBC वालों की। तो इस तरह पूरी फीस भर गई। अब फीस भरने के बाद अब क्या होता है, जैसे हमारी ये फीस भरी थी नवंबर में ही भरी थी, तो उसके बाद फिर हुआ ओरिएंटेशन के लिए एक लेटर आया था यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ओरिएंटेशन के लिए एक लेटर आया था। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि चूँकि हमारा ओरिएंटेशन 1 दिसंबर को था। कब था? 1 दिसंबर को। तो उसी 1 दिसंबर को सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया था खंडारी कैंपस में, ठीक है। 1 दिसंबर को सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी जो PhD में एडमिशन ले रहे थे, जिन्होंने अपनी अपनी फीस भर दी थी, उन सबको बुलाया गया था खंडारी कैंपस में। और वहाँ पर विवेकानंद इंस्टीट्यूट में बुलाया गया था हम लोगों को। तो बहुत सारे विद्यार्थी आए हुए थे उस दिन 1 दिसंबर को, वहाँ देखा हमने। तो वहाँ क्या होता है, ओरिएंटेशन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपको बहुत जानकारी मिलती है वहाँ जाकर। वहाँ ऐसा था, हम सब लोग पहुँच गए तो आपकी जो फीस की रसीद थी ना, जो आपने 25,000 रुपये फीस भरे हैं या आपने 12,500 रुपये फीस भरे हैं, केवल आपको ये फीस की रसीद ले जानी थी वहाँ पर, फीस स्लिप ले जानी थी आपको केवल वहाँ पर। और वहाँ जैसे आप ले गए तो बाहर जो मैम बैठी रहती हैं उनको आपको ये सबमिट करना था। इस पर सिग्नेचर करके आपने सबमिट कर दिया। जब हम लोगों ने सबमिट किया तो फिर हम लोग उस हॉल में एंट्री मार गए, चले गए। अब जैसे हम लोग वहाँ जाकर बैठ गए, बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा, यही खंडारी कैंपस में। तो हम लोग वहाँ बैठ गए। तो वहाँ पर हमने सामने देखा कि स्टेज पर बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े टीचर आए थे, बाहर से भी आए हुए थे। और हमारे डीन रिसर्च सर भी थे और आशुरानी मैम भी थी और बहुत सारे टीचर्स वहाँ थे। अब वहाँ ओरिएंटेशन में ये हुआ कि उन्होंने सारी चीज़ बताई कि आपका कॉलेज कब स्थापित हुआ, कैसे हुआ। वहाँ गायन भी हुआ, गाना वगैरह भी हुआ, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वहाँ। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाएँ तो कुछ खा के जाएँ, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लग जाता है और भूखे बैठे रहना पड़ता है। वहाँ कुछ नहीं मिलता है आपके लिए, चाय समोसे थोड़ी मिलते हैं वहाँ पर, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ खा पी कर घर से जाना। तो वहाँ ओरिएंटेशन हुआ। वहाँ फिर डीन रिसर्च सर ने सारी चीज़ बताई कि आपके कितने पेपर होंगे, कैसे होंगे और क्या क्या आपको करना है। उन्होंने पूरी स्टोरी और पूरी हिस्ट्री बताई कि PhD के रिगार्डिंग आपको क्या क्या करना होता है और कैसे कैसे होता है। उन्होंने ये सारी चीज़ बताई कि देखो PhD में आपको 6 महीने में आपका मुख्य एग्ज़ाम होता है और उस 6 महीने के एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए हम 6 महीने तक पहले प्री PhD कोर्स वर्क की क्लास चलाते हैं। उन्होंने डीन रिसर्च सर ने ये बताया। ये कहा कि पहला पेपर जो आपका होता है ना, वो होता है रिसर्च मैथडोलॉजी का। पहला पेपर होता है RM का, यानी रिसर्च मैथडोलॉजी का। दूसरा पेपर होता है आपका ICT का, है ना। इसके लिए आपको 6 महीने का जो प्री PhD कोर्स वर्क होता है ना, वो वाले टीचर आपको पढ़ाते हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। जो थर्ड पेपर होता है उसमें आपका जो मेंटर या सुपरवाइज़र हैं वो थर्ड पेपर की तैयारी आपकी कराएंगे, क्योंकि वो लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड होता है। वो सर ने ये सारी चीज़ें हमको ओरिएंटेशन वाले दिन बता दी। जब ओरिएंटेशन हमारा हो गया तो हम लोग घर आ गए। अब 1 दिसंबर की बात थी, ये सब हो गया, घर हम आ गए। तो उसके बाद ये हुआ कि 6 तारीख से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई। 6 दिसंबर से अब हमारी क्लास स्टार्ट हो गई। चूँकि इस बार पहली बार ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। सर ने बताया कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, तो पहली बार ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो इसमें ये है कि हमारा 6 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई और पहला टेस्ट हम लोगों का हुआ 6 जनवरी को, यानी 1 महीने बाद हम लोगों का पहला टेस्ट हुआ। अच्छा, ये जो टेस्ट हुआ इसकी तैयारी कौन करा रहा है हम लोगों को, मतलब हमारे जो पेपर हैं उनकी तैयारी कौन करा रहा है? उनकी तैयारी सर की तरफ से ही हम लोगों को टीचर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 6 जनवरी को हमारा पहला टेस्ट हुआ और 6 जनवरी को जब पहला टेस्ट हुआ तो 6 जनवरी के टेस्ट के बाद ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डीन रिसर्च सर ने क्या किया कि जो मेंटर होते हैं ना, मेंटर, उनके लिए फॉर्म निकाला, ठीक है, मेंटरशिप के लिए और गाइड के लिए।
क्योंकि भैया आपके 2 पेपर की तैयारी तो ऑनलाइन टीचर्स करा देंगे, ऑनलाइन वाले टीचर, लेकिन तीसरे पेपर की तैयारी कराने के लिए आपके पास मेंटर भी होना चाहिए। कोई मेंटर कोई और नहीं, वो आपका सुपरवाइज़र हो सकता है जिसके अंडर में आपको पीएचडी करनी है, या फिर सुपरवाइज़र के अलावा कोई भी ऐसे टीचर हो सकते हैं जिनके अंडर में आप 6 महीने तक प्री पीएचडी कोर्स वर्क करना चाहते हो। ठीक है, उनका सिग्नेचर होना जरूरी है। तो देखो फॉर्म कैसा निकाला, हम आपको दिखाते हैं एक बार। अब इस यहीं बहुत बड़ा रगड़ा पड़ा था, बहुत बड़ा रगड़ा, बहुत ध्यान से सुनना आप कि क्या रगड़ा पड़ा यहाँ। देखिए जब हमारा पहला टेस्ट हो गया था ना, 6 जनवरी को पहला टेस्ट, तो उसके 2-3 दिन बाद ही ये मेंटर के लिए, गाइड के लिए ये फॉर्म निकाला था, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर निकाला था डीन रिसर्च सर ने। उसमें ये था कि आप जिसके अंडर गाइडेंस में पीएचडी करना चाहते हो उसका यहाँ पर आपको नाम और ये एड्रेस, सारी चीज़ यहाँ लिखनी होगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है आपको, आपके कॉलेज के टीचर हों, प्रोफेसर्स हों जिनके अंडर में आप पीएचडी करना चाहते हो, उनका आपको यहाँ ब्यौरा भरना था। लेकिन कब भरना था, पहले आप इस लेटर को ले जाओगे अपने कॉलेज में जिसके अंडर में आप पीएचडी करना चाहते हो या मेंटरशिप लेना चाहते हो। मेंटरशिप होती है 6 महीने के लिए। कोई भी ऐसा टीचर जिसके अंडर में आप 6 महीने तक प्री पीएचडी कोर्स करना चाहते हो, तो 6 महीने के लिए पहले आपको अपना मेंटर चुनना पड़ेगा। अब मेंटर सुपरवाइज़र में क्या अंतर है, मेंटर सुपरवाइज़र ही मेंटर हो सकता है। आपको यदि अपना सुपरवाइज़र अच्छा लगता है तो आप मेंटर भी उसे बना सकते हो, लेकिन होता है ये 6 महीने के लिए, है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आपको सुपरवाइज़र आप चाहो तो किसी और को बना सकते हो, लेकिन सुपरवाइज़र से पूछ लेना भैया, इनका बहुत रगड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ ये लोग हाँ करके ना कर देते हैं। क्या करते हैं, हाँ करके ना कर देते हैं। यहाँ बहुत बड़ी टेंशन आ गई थी। किसी टीचर ने हमसे कहा 3-4 महीने पहले से कहा कि आपके लिए सीट रिज़र्व है, लेकिन जब सिग्नेचर कराने की बात आई ना तो उन्होंने मना कर दिया है कि हमारी सीट बुक हो गई है। यहाँ लोग धोखा बहुत देते हैं, ये ध्यान रखना। ये इतना कटु सत्य है कि आप सोचोगे कि कैसी बात बोले, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, यहाँ लोग धोखा बहुत देते हैं। इसलिए जिससे भी आप बात करो पीएचडी के गाइडेंस के लिए कि ये तो उनसे बोल देना, क्लियर बोल देना कि सर हमें आपके अंडर में करना है। और उनसे आप क्लियर बोल भी दो तो भी आप अपने पास एक बी ऑप्शन ज़रूर रखना। ऐसा मत करना एक टीचर के भरोसे रहो। हमने गलती की थी, हम एक ही टीचर के भरोसे रहे थे और उन्होंने हमसे झूठ बोल दिया है। उनकी मजबूरी पड़ गई, अब वही जाने, मजबूरी पड़ गई उनकी शायद, लेकिन हमको झूठ लगाए, अच्छा नहीं लगा। कुल मिलाकर ये हुआ। तो ये था कि आप किसी भी अपने गाइड से बात करो, एक से बात मत करना, 2-3 गाइड तैयार रखना, 2-3 टीचर से बात करना, ताकि आप जब किसी से सिग्नेचर कराने जाओ ना तो केवल एक ही के भरोसे न रह जाओ। एक के भरोसे रहने का मतलब अपने पैरों पर, अपने सिर पर भी कुल्हाड़ी मारना, फिर बड़ा दिक्कत होती है, बड़ा दुख होता है कि हमने आपसे कहा था सर, आपने हमारी बात नहीं सुनी, मैम आपने हमारी बात नहीं सुनी, आप हम भरोसे में रखते रहे और लास्ट टाइम पर आप कह रहे हो कि अब हमारी सीट भर गई। तो ये हमारे साथ हुआ, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप जब भी अपना मेंटर के लिए कहो, गाइड के लिए कहो, तो एक से मत कहना, 2-3 लोगों से बात करके रखना। जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हो पहले उनसे बात करना, यदि वो मना करते हो तो फिर सेकंड के पास जाना, फिर थर्ड के पास जाना, पर एक के भरोसे नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। ठीक है, जैसे आप जाओगे अपने मेंटर के पास सिग्नेचर कराने के लिए, चूँकि इसकी अभी लास्ट डेट कर दी थी पहले। ये जो मेंटरशिप का फॉर्म है ना, इसको फॉर्म को भरने की लास्ट डेट थी जनवरी में ही थी, फिर इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी कर दी, फिर इसकी 20 जनवरी कर दी। तो 20 जनवरी तक जिन बच्चों ने भर दिया और अपने टीचर से सिग्नेचर करा लिए, तो उसके बाद वहाँ सबमिट कर दिया। इसमें क्या हुआ है, ये चल रहा है ना अभी, इसमें क्या हुआ है कि जैसे हमारा जो पीएचडी चल रहा है मैम के अंडर में चल रहा है, चूँकि हम उन्हीं मैम को अपना मेंटर भी और सुपरवाइज़र भी बनाना चाह रहे थे। कोशिश ये करना कि आपका जो सुपरवाइज़र हो वही आपका मेंटर हो, क्योंकि 6 महीने तक वो आपको समझेगा, फिर उसके बाद फिर वो आपको अच्छी तरह और समझ कर फिर आपको पीएचडी अच्छी तरह कंप्लीट करा सकता है वो, है ना। लेकिन आप मेंटर अलग करते हो, सुपरवाइज़र अलग करते हो, तो उसमें एक दिक्कत आती है कि पहले मेंटर को आपने सेलेक्ट किया, मेंटर या फिर मेंटर ने आपको सिलेक्ट किया, तो 6 महीने तक वो आपको अपने संग रखेंगे, आपको समझाएंगे सारी बात, और उसके बाद ये होगा फिर आप एक नया सुपरवाइज़र ढूंढोगे। अब सुपरवाइज़र आपको क्यों लेगा भाई, उसके पास तो पहले से बच्चे हैं, तो आपको क्यों लेगा, तो फिर वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए कोशिश करना मेंटर सुपरवाइज़र आपका एक ही हो, ऐसा कोशिश करना। और बस ये ध्यान रखना, हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि एक के भरोसे मत रहना, मत रहना, मत रहना। लोग धोखा दे देते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों की, अपने नाते रिश्तेदारों की और अपने खास हम खास की बात कर देते हैं कि नहीं हो पाया बेटा, आपके लिए जगह नहीं रही, फलाना ढिमका, 100 बात होती है वहाँ। ठीक है, तो इस तरह कंसेंट लेटर मिला, यहाँ पर हमारा नाम था, रोल नंबर था, उसके बाद यहाँ पर जो मैम है उनके सिग्नेचर थे, मैम या सर जो भी आपके मेंटर हैं, यहाँ सिग्नेचर, यहाँ उन मैम का ही सब्जेक्ट था और कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे हम आरबीएस कॉलेज से तो आरबीएस कॉलेज, मैम का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट, ये सारी चीज़ ये सब हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसकी एक कॉपी तो मैम के पास ही जमा करनी हुई है ना, और दूसरी कॉपी थी वो रिसर्च डिपार्टमेंट में यहाँ खंडारी कैंपस में सबमिट हुई। ठीक है,
तो इस तरह रिसर्च डिपार्टमेंट में हमारे जो डीन रिसर्च है फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं, तो उनको एक कॉपी जमा हुई थी और एक कॉपी मैम को आरबीएस कॉलेज में जमा हुई। तो इस तरह कंसेंट लेटर भर गया, और ये जब भर जाता तो विद्यार्थी संतुष्ट हो जाता और फ्री हो जाता है कि अब हमें कोई अपना टीचर, कोई सुपरवाइज़र नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ है, तो ये आज तक की बात आपको बता रहे हैं हम। यही सब कार्य चल रहा है अभी, और अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि जनवरी में पहला टेस्ट हुआ था, और फरवरी चल रहा है। फरवरी कहाँ चल रहा है भाई, अभी जनवरी ही चल रहा है अभी। तो 6 जनवरी को पहला टेस्ट हुआ, और आज 27 जनवरी है, और हो सकता है अभी दूसरा टेस्ट हमारा फरवरी में 10 फरवरी के बीच में हो जाए। ठीक है, 10 फरवरी के बीच में हो जाए हमारा टेस्ट, तो दूसरा टेस्ट कब होगा। तो भैया इस तरह से हमारा ये पीएचडी की जर्नी रही है। इसमें दुख भी, कई जगह पे थोड़ा सा टेंशन भी हुई, क्योंकि लोग अननेसेसरी कभी कभी अपना ही क्रेज़ पाने के लिए कि अरे हमने ऐसा करवा दिया, ऐसा करवा दिया, ऐसे कह देते हैं। कभी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको टेंशन देने के लिए आते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार से भी बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि आपको अपना सुपरवाइज़र या मेंटर ना मिले, पहले तो कोशिश करना, पूरी कोशिश, क्योंकि मेंटर सुपरवाइज़र नहीं मिलता तो दिक्कत बहुत आती है। फिर विद्यार्थी परेशान होता है कि हम कहाँ जाएँ, किसके अंडर में करें, क्योंकि सुपरवाइज़र या मेंटर नहीं मिला तो उसकी पीएचडी बेकार हो जाएगी, है ना। एग्ज़ाम बेकार हो जाएगा, सब बेकार चला जाता है। इसलिए कोशिश ये करना कि यदि पीएचडी के लिए आपको अपना गाइड मिल जाए तो पहले से बात करके ना, मिल जाएंगे, सब सोच लेते हैं। नहीं मिले तो आप हेड अथॉरिटी के पास जाना, आप डीन रिसर्च सर से बात करना। बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हेल्प करते हैं सबकी। हम आगरा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, डीन रिसर्च सर जो हैं डॉक्टर बीपी सिंह, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं। आप उनके पास जाना, उनसे बोलना, वो कहीं ना कहीं आपका इंतज़ाम कराएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, और पीएचडी बहुत प्यार से करना है सब कुछ। बस ये है कि सब टीचर्स को अपना मानो, सब आपको अपना मानेंगे, और कोई जो फालतू की बातें करे उस पर ध्यान देना नहीं है ना। सब अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो सारी बात हमने बताई है, इसके बीच में यदि कोई बात छूट गई हो हमसे, तो हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, हमको जितना हमको ध्यान आया हमने वो सारी चीज़ आपको बता दी। ठीक है, तो अब भैया 6 दिसंबर से और अभी तक क्लासेस चल रही हैं, और यहाँ ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। हम लोगों की क्लास अभी लग रही है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, प्रत्येक दिन लगती हैं, और मंडे टू फ्राइडे लगती हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तक हमारी क्लासेस लगती हैं, और इसका टाइमिंग होता है 4 बजे से 6 बजे तक का। तो 4 बजे से 5 बजे तक होती हैं रिसर्च मैथडोलॉजी की क्लास, आरएम की, और फिर 5 बजे से 6 बजे तक होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास, यानी कि आईसीटी की क्लास। तो भैया ऐसे क्लासेस हमारी अभी चल रही हैं। पीएचडी की इस जर्नी में बहुत अच्छा भी लगा, और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आए जहाँ पर थोड़ा दुख भी हुआ, जैसे धोखा दे देने वाली बात ना, टीचर्स धोखा देते हैं, वैसे वो सबसे ज़्यादा दुख भरा था। तो आप ध्यान रखना कि एक ही टीचर के भरोसे नहीं रहना, 2-3 टीचर तैयार रखना, विशेष ध्यान रखना। सबसे प्रेम से रहो, प्यार से व्यवहार करो, अपना ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। कोई भी चीज़ छूट गई हो बीच में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम कोशिश करेंगे कि उसको आप बता दें जल्दी से। ठीक है, तो आज भी क्लास है हमारी 4 बजे से 6 बजे तक। चलिए फिर मिलते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा करेगी, बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। कुछ भी पॉइंट रहेगा तो तुमको बता ज़रूर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।